गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे जुडिशरी एंड पार्लियामेंट कि जुडिशरी और पार्लियामेंट में क्या रिलेशन है। ये हमारा 6 चैप्टर चल रहा है जुडिशरी, और हमारे चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। आइए देखते हैं क्या कहता है ये कि अपार्ट फ्रॉम टेकिंग अ वेरी एक्टिव स्टैंड ऑन द मैटर ऑफ राइट्स, the court has been active in seeking to prevent subversion of the constitution through political practices। ये कहता है कि जो हमारी जुडिशरी है, हमारी जो कोर्ट है, वो राइट्स के मैटर में बड़ी एक्टिवली स्टैंड लेती है और उनको प्रोटेक्ट करती है। इनके अलावा जुडिशरी कहाँ पर एक्टिवली काम करती है? टू प्रिवेंट द सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस, के कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ज ना किया जाए पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस के थ्रू। इस चीज़ को भी प्रिवेंट करता है कि कहीं भी पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को जो है एब्राइज या एब्रोगेट ना किया जाए। Thus, areas that were considered beyond the scope of judicial review, such as power of president and governor, were brought under the purview of court। तो इस प्रकार कहता है कि वो एरियाज भी जो कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू की पावर से बाहर हैं, उन एरियाज को भी जुडिशियल परव्यू में लाया गया है। और वो कौन से एरियाज हैं? पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर के किन तरीकों से ये लोग अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। इन सम मैटर्स जुडिशरी जो है इनको भी रिव्यू कर सकती है। आगे कहता है कि देयर आर मैनी अदर इंस्टांसेस, और बहुत से ऐसे इंस्टांसेस हमारे सामने हैं इन विच सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इटसेल्फ in the administration of justice by giving direction to executive agencies। ये कहते हैं कि बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने ऐसे हैं जहाँ पर जुडिशरी जो है एक्टिवली इन्वॉल्व होती है कि जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर, ठीक है, कि हाउ दे प्रैक्टिस देयर पावर्स, हाउ दे यूज देयर पावर्स, ठीक है। तो वो वहाँ पर जुडिशरी क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, वो डायरेक्शन करता है एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को कि उनको अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रहकर किस तरीके से अपनी पावर्स को यूज करना है। दस इट गेव डायरेक्शंस टू सीबीआई। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, जो ये हमारी हायर कोर्ट्स हैं, इनको पावर है कि वो सीबीआई, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है हमारी, उसको भी कई बार डायरेक्शन करती है हमारी कोर्ट, इनिशिएट इन्वेस्टिगेशंस, के इन्वेस्टिगेशन करें अगेंस्ट पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स इन द हवाला केसेस। ये हवाला केस हुआ था एक बार, जिसमें कुछ हमारे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स शामिल थे। तो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर जो है कोर्ट ने किए थे सीबीआई को। नरसिम्हा राव केस, इलीगल अलॉटमेंट ऑफ पेट्रोल पंप केस, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सीबीआई को डायरेक्शन करता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है। तो यू मे हैव हर्ड अबाउट सम ऑफ दीज केसेस, मैनी ऑफ दीज इंस्टेंसेस आर प्रोडक्ट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इन केसेस में से कई सारे केसेस ऐसे हैं जो कब जो है सामने आए, जब हमारी जुडिशरी जो है एक्टिवेट हुई। एक्टिवेट किन तरीकों से हुई? इधर पीआईएल से या सुओ मोटो से कॉग्निजेंस लिया गया, ठीक है, या कंप्लेंट के थ्रू। जब ये केसेस सामने आए तो जुडिशरी जो है एक्टिव हुई, एक्शन लिया गया और सीबीआई को डायरेक्शन की गई। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, the Indian Constitution is based on the delegate principle of limited separation of power and check and balances। देखिए, ये चीज़ आपको यहाँ पर बहुत ज़रूरी याद रखने की है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्ट्रक्चर बताता है
कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन चीज़ों पर बेस्ड है। ये बहुत ही डेलिकेट प्रिंसिपल है, बहुत ही नाजुक और बहुत ही एक जो है बारीक लाइन है ये चेक एंड बैलेंस की। और सेपरेशन ऑफ पावर, देखिए सेपरेशन ऑफ पावर जो है अमंग द ऑर्गन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस ये दो प्रिंसिपल हैं जिनके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। तो चेक एंड बैलेंस कहाँ पर होता है? जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, ये तीनों में आपस में एक चेक एंड बैलेंस रहता है। ये चेक एंड बैलेंस को कौन चेक करता है, कौन बनाए रखता है? ये काम जुडिशरी देखती है, जुडिशरी को दिया गया है। अब दिस मीन्स ये किसका मतलब बता रहा है? ये बता रहा है सेपरेशन ऑफ पावर का। दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज ए क्लियर एरिया ऑफ फंक्शनिंग। इसका मतलब ये है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर और चेक एंड बैलेंस है उसमें हमारे जो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है उनका एक क्लियर कट एरिया है, उनकी क्लियर कट ज्यूरिसडिक्शन है कि कहाँ तक उनको काम करना है, कहाँ तक उनको उनकी जो है पावर का यूज़ करना है। दस द पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन मेकिंग लॉ एंड अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार यहाँ पर ये जो लाइन है ये किसकी ज्यूरिसडिक्शन बता रही है? ये ज्यूरिसडिक्शन बता रही है पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट की क्या फंक्शनिंग है, लॉ मेकिंग है और अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो काम है पार्लियामेंट के, ये ज्यूरिसडिक्शन बता रहा है पार्लियामेंट की। दूसरा कहता है द एग्जीक्यूटिव इज सुप्रीम। एग्जीक्यूटिव कहाँ सुप्रीम है? इन इम्प्लीमेंटिंग देम कौन? जो लॉज पार्लियामेंट ने बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का है। ये एग्जीक्यूटिव की ज्यूरिसडिक्शन बता रहा है। व्हाइल जुडिशरी इज सुप्रीम इन सेटिंग डिस्प्यूट्स एंड डिसाइडिंग वेदर द लॉज that have been made are in accordance with the provision of the constitution or not। जुडिशरी की जुरिसडिक्शन कहाँ तक बताई गई है कि जुडिशरी का जो सुप्रीम कार्य है, सुप्रीम फंक्शन है, वो क्या है? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है। डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करना है, ठीक है, और ये डिसाइड करना है कि जो लॉज पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं क्या वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। ये सब देखना जुडिशरी का काम है। तो यहाँ पर इनकी जुरिसडिक्शन बता दी, सेपरेशन ऑफ पावर हो गई है, ठीक है। चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? जब ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे की फंक्शनिंग में या यूजेज ऑफ पावर में इंटरवेन नहीं करेंगे तो वो चेक एंड बैलेंस होता है। डिस्पाइट सच क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्लियामेंट, जुडिशरी and executive and judiciary has remained in recurrent theme in Indian politics। इतना क्लियर कट आइडिया होने के बाद भी कि किस ऑर्गन की कहाँ तक जुरिसडिक्शन है, उसके बाद भी इन तीनों में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट रहा है, जो कि हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में लाइमलाइट में रहे हैं ये मुद्दे, ठीक है। तो क्या है कि ये जो चेक एंड बैलेंस की जो लाइन है ये बहुत ही जो है बारीक है, ठीक है, और कई बार ये एक दूसरे की जुरिसडिक्शन में इंटरवेंशन हो जाती है। अब जैसे ही इसको मैं ये सारा ना पढ़ने की बजाय इसको मैं आप ऐसे समझिए, रीडिंग आप लगाते रहना कि जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है, तो इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इम्प्लीमेंट होते ही एक कंट्रोवर्सी का जो मैटर है वो जुडिशरी के सामने आया। पार्लियामेंट और जुडिशरी में कंट्रोवर्सी रही। वो कंट्रोवर्सी क्या थी? वो कंट्रोवर्सी थी राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी इनिशियली जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है, जिसमें सिटीजन्स को राइट था कि वो अपनी प्रॉपर्टी को रख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी को रख सकते हैं। तो सॉरी, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे
हमारी गवर्नमेंट के सामने जो सबसे पहला चैलेंज था, जो फर्स्ट चैलेंज था, वो क्या था? रिमूवल ऑफ पुअर्टी था। अब पुअर्टी को रिमूव करने के लिए जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ये सबसे बड़ा हर्डल बन रहा था उस समय। तो इस हर्डल को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट करके 9th शेड्यूल जोड़ी गई, जिसमें लैंड रिफॉर्मिंग या लैंड सीलिंग लॉज लेकर आए गए। ठीक है, और उसमें ये कहा गया कि जो 9th शेड्यूल है, ये भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और लैंड से रिलेटेड जितने भी लॉज होंगे वो यहाँ से रेगुलेट होंगे। लेकिन उधर जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ये भी एक रेस्ट्रिक्शन बना हुआ था। क्यों? क्योंकि जब राइट टू प्रॉपर्टी है तो उस पर सिटीजन्स को उसका मालिकाना हक या ऑनरशिप उसको मिल जाती है, और जब जिसके पास प्रॉपर्टी की ऑनरशिप होती है तो उसके पास ये सोल राइट होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहे या ना बेचना चाहे। तो गवर्नमेंट को क्या था? पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम्स इनिशिएट करने के लिए जो है लैंड प्रॉपर्टीज की ज़रूरत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे थे। तो इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? इनिशियली ये कहा कि जो है कि पार्लियामेंट को अमेंड करने की तो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर को टच किए बिना अगर पार्लियामेंट अमेंड करती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर को टच कर दिया गया तो वो जो अमेंडमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो अब जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ये रेस्ट्रिक्शन डाल रहा था पार्लियामेंट यूज करने के लिए। तो पार्लियामेंट चाहती थी कि राइट टू प्रॉपर्टी पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाए ताकि लैंड रिफॉर्म किए जाएं और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब लैंड रिफॉर्म और इम्प्लीमेंटेशन से क्या मतलब है? यहाँ पर जब देश आज़ाद हुआ उस समय जितने लोगों के पास जिस तरह की लैंड्स थी, जितनी प्रॉपर्टी थी, वो सब उन्हीं के पास रह गई। उन्हीं लैंड्स का उनको ऑनरशिप मिल गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उसमें उनको राइट टू प्रॉपर्टी का राइट, फंडामेंटल राइट मिल गया। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट के सामने हर्डल आ रही थी कि लैंड रिफॉर्म्स कैसे किए जाएं। इसमें ऐसा था कि बहुत सारे लोगों के पास तो बहुत सारी ज़मीनें आ गई थी। ठीक है, जो उस समय के लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, तो काफ़ी ज़मीनों के मालिक थे वो। और बहुत सारा हमारी सोसाइटी का ऐसा तबका था जो लैंडलेस रह गया था। ठीक है, जो लैंड और फार्म लेबरर थे, जिनके पास ज़मीनें ही नहीं थी, ठीक है, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए। तो इस तरीके के भी लैंड रिफॉर्म करने थे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो, ताकि सभी लोग कम से कम अपने एक जो बेसिक लाइवलीहुड का जो साधन होता है वो जुटा सकें। लेकिन ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसमें हर्डल आ रहा था। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा कि कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट दस रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट। कोर्ट ने कहा कि जब इनिशियली राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट बनाया गया है, तो यहाँ पर डायरेक्टली जो है पार्लियामेंट किसी फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट या एवरेज नहीं कर सकती, उसको एब्रोगेट नहीं कर सकती। तो पार्लियामेंट ने क्या कहा कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो चाहिए, लैंड एक्विजिशन करनी पड़ेगी, एक्वायरमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेकिन फिर कोर्ट ने कहा कि इवन थ्रो द अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी एवरेज्ड। आप सीधे के सीधे फंडामेंटल राइट में क्या नहीं कर सकते? अमेंडमेंट नहीं कर सकते, उसको एवरेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उस समय कुछ कंट्रोवर्सी के मैटर थे पार्लियामेंट और जुडिशरी के सामने। कौन कौन से थे? व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ये राइट ऑफ प्रॉपर्टी का क्या स्कोप है? क्या ये फंडामेंटल राइट होना ज़रूरी है, या इस राइट को फंडामेंटल राइट होने की बजाय लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दें तो कैसा रहेगा? व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट टू पावर टू curtail, abridge और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट?
कि पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर दे। कर्टेल करने का मतलब होता है किसी राइट को कुछ समय तक सस्पेंड कर दें, जैसे पॉलिटिकल, जैसे मान ले राइट टू प्रॉपर्टी ही था, अगर ये कर्टेल करते उस राइट को कि जब तक लैंड रिफॉर्म नहीं होते ये राइट कर्टेल रहेगा और गवर्नमेंट इसमें चेंजेस कर सकती है, लाइक दिस। व्हाट इज द स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्लियामेंट जो है कहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, क्या स्कोप है? कैन पार्लियामेंट मेक लॉज दैट एब्रिज फंडामेंटल राइट? क्या पार्लियामेंट ऐसे लॉ बना सकती है जो फंडामेंटल राइट को एब्रिज करते हो? वाइल इन्फोर्सिंग, क्या करने के लिए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स करने के लिए। तो ये कुछ मुद्दे थे, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या है कि जो पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच कंट्रोवर्सी थी ये चलती रही, और सबसे बड़ा मेन जो टॉपिक था, मैटर था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये जो मैटर था सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में आया 1967 से लेकर 1973 में। बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई ये कंट्रोवर्सी। अब क्या था कि अपार्ट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म लॉज, एक तो गवर्नमेंट को लैंड रिफॉर्म लॉज लागू करने थे, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज लागू करने थे, और रिजर्वेशन के जो लॉज थे वो लागू करने थे जो पार्लियामेंट में उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए थे। रेगुलेशन एक्वायरिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पज, पार्लियामेंट ऐसे रेगुलेशंस लेके आना चाहती थी कि वो पब्लिक पर्पस के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर ले। जैसे अब भी कोई आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं तो जैसे ये हमारी लैंड एक्वायर कर ली जाती है, ठीक है, तो इस तरीके आज तो ये बड़ी आसानी से कर लेती है गवर्नमेंट, एक ऑर्डर निकालना होता और लैंड एक्वायर हो गई। उस समय इसी चीज़ पर सबसे बड़ा झमेला था कि गवर्नमेंट जो है लैंड एक्वायर या लैंड एक्विजिशन नहीं कर पा रही थी, और उसके लिए जो सबसे बड़ा हर्डल था वो राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट बनाया हुआ था उस समय। तो इन सारी चीज़ों को इन्फोर्स करना था गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट कर नहीं पा रही थी। अगर लैंड एक्वायर करनी थी, एक्विजिशन करनी थी, तो उस लैंड के लिए कितना कंपनसेशन दिया जाएगा, मार्केट रेट रखा जाए या बिलो मार्केट रेट हो या अबव मार्केट रेट हो, ये तय नहीं हो पा रहा था। तो ये मुद्दे जो है लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में काफ़ी लाइमलाइट में रहे 1967 से लेकर 1973 से तक। फिर क्या हुआ, 1973 में एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, केशवानंदा भारती केस था, ठीक है, केरला का केस था ये, ठीक है। इस केस में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीज़ें हेल्ड करी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीज़ें हेल्ड क्या करी? सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and nobody, not even the parliament through amendment can violate the basic structure, ठीक है। इसमें पार्लियामेंट ने कहा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिन प्रिंसिपल्स पर कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा किया गया है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। वो प्रिंसिपल, उन प्रिंसिपल्स को या बेसिक स्ट्रक्चर को ना तो पार्लियामेंट वायलेट कर सकती है और ना ही कोई गवर्नमेंट, ना ही कोई इंडिविजुअल व्यक्ति, ठीक है। फिर ये एक बात ये कही कोर्ट ने, जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बताया केशवानंदा भारती केस में, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात कही कोर्ट ने, और 2 चीज़ें बताई। पहली क्या थी, कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो डिस्प्यूटेड इशू था सिंस इंडिपेंडेंस, सिंस द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो डिस्प्यूटेड इशू था, कोर्ट ने कहा कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो इससे जो है गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को बड़ी राहत मिली कि भाई जो ये प्रॉपर्टी का जो राइट है ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसमें वो अमेंडमेंट फिर ला सकती थी, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या कही
कि कोर्ट रिजर्व टू इटसेल्फ द राइट टू डिसाइड वेदर वेरियस मैटर्स आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कौन सा पार्ट, कौन सा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है, ये डिसाइड करने का जो राइट है वो जुडिशियरी का होगा, सुप्रीम कोर्ट का होगा। इस राइट को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रखा। तो ये 3 चीज़ें जो हैं केशवानंदा भारती में हेल्ड की गई। तो जब ये हेल्ड कर दिया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या किया गवर्नमेंट ने, जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से निकालकर एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया 300A के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था वो फंडामेंटल राइट ख़त्म हो गया। अब फंडामेंटल राइट ख़त्म होने से गवर्नमेंट के सामने जो बहुत बड़ी इम्पेडिमेंट्स थी, हर्डल थी लैंड एक्विजिशन की, एक्वायरमेंट की, पब्लिक पर्पज़ के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, वो ख़त्म हो गई और गवर्नमेंट आसानी से ऑन द रेशो ऑफ द कंपनसेशन जो है लैंड को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो झगड़ा था ये ख़त्म हो गया, जो पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच का झगड़ा था कि पार्लियामेंट को कौन सी पावर है और जुडिशरी को कौन सी पावर है। तो इसमें केशवानंदा भारती ने जो है पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में एक क्वेश्चन का काम किया और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, तो 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 44th अमेंडमेंट किया गया और इस 44th अमेंडमेंट में जो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से निकालकर जो है एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया 300A के अंदर। ठीक है, और ये विद इफेक्ट में आया 1979 में। अभी क्या था कि कुछ इश्यूज और भी ऐसे थे जो जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में कंट्रोवर्सी का विषय बने हुए थे। ठीक है, अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है कि द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू गवर्न इटसेल्फ। यहाँ पर ये क्या बात आती है कि पार्लियामेंट्री जितने भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैं वहाँ पर क्या है कि पार्लियामेंट के अपने कुछ रूल्स होते हैं अलग से। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, पार्लियामेंट्री रूल रेगुलेशन होते हैं, जिनमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस या रूल रेगुलेशन की वायलेशन के मामलों में पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर खुद ही उन मामलों का निपटारा करती है। तो ये कहा गया है कि क्या अगर जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं अगर इनकी वायलेशन होती है, कोई लेजिस्लेटर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की वायलेशन करता है, तो क्या जुडिशरी उसमें इंटरवेन कर सकती है? या लेजिस्लेचर जब उस लेजिस्लेटर के खिलाफ कोई एक्शन लेती है जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को वायलेट करता है, इन्फ्रिंज करता है, तो क्या वो कोर्ट की प्रोटेक्शन ले सकता है या नहीं? तो यहाँ पर भी ये कंट्रोवर्सी का मैटर है और ये स्टिल नॉट डिसाइडेड, ये डिसाइडेड नहीं है क्या इसमें जुडिशरी इंटरवेन कर सकती है या नहीं कर सकती है। क्या वो जो वायलेटर है या जिसके खिलाफ लेजिस्लेचर ने एक्शन लिया है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की इन्फ्रिंजमेंट के लिए या वायलेशन के लिए, क्या वो जुडिशरी की प्रोटेक्शन ले सकता है या नहीं, ये अभी भी जो है कंट्रोवर्सी का विषय है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो जुडिशरी और पार्लियामेंट के बारे में रिलेशन बताते हैं। तो कुछ मैटर सेटल्ड है यहाँ पर, कुछ मैटर अनसेटल्ड है अभी भी, जैसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मैंने बताया, ये अभी भी अनसेटल्ड है। इसमें क्या होता है, सपोज करिए कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन चल रहा है, तो इनके जो लेजिस्लेटर्स जो होते हैं हमारे, इनके कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं। कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से मतलब है कि पार्लियामेंट में जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी क्वेश्चनिंग हो रही है, आंसरिंग हो रही है, जो भी उनका कंडक्ट है, जो भी पार्लियामेंट का कोड ऑफ कंडक्ट है, वो जो है वहाँ पर फ्री होते हैं कुछ जवाब देने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है,
उनको फ्रीडम होती है। लेकिन जहाँ उस फ्रीडम को अननेसेसरीली और जो है मिसयूज़ किया जाता है, ठीक है? जो पार्लियामेंट का कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको वायलेट किया जाता है। ये कोड ऑफ कंडक्ट ही पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, ठीक है? अगर उसको वायलेट करते हैं तो इसकी पावर पार्लियामेंट को ही है, स्पीकर साहब को होती है कि जो भी ऐसा मेंबर है पार्लियामेंट का जो वायलेट करता है कंडक्ट को, तो वो उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, ठीक है? तो उसको डिसाइड करने का भी जो पावर है वो स्पीकर साहब के पास होती है। अगर उस मेंबर के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो ये मैटर अभी भी अनडिसाइडेड है, क्या वो जुडिशरी की प्रोटेक्शन ले सकता है या नहीं, या जुडिशरी इन मैटर्स में इंटरवेन कर सकती है या नहीं, ठीक है? तो ये जो टॉपिक हमने किया, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में कन्फ्लिक्ट है, आज की तारीख में भी कन्फ्लिक्ट है कि एक तो ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो हमने आप डिस्कस किया था मैटर, ठीक है, कि कैसे कन्फ्लिक्ट था, कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म कर दिया था 2014 के अंदर, 15 में फिर ऑल इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स जजेस सुप्रीम कोर्ट्स के एडवोकेट्स का जो केस आया और उसमें जो है इस कॉलेजियम सिस्टम को फिर से रिस्टोर किया गया। फिर सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस के ऊपर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है, ठीक है, कि ये पार्लियामेंट ही तय करती है इनको टाइमली, ठीक है? क्या पार्लियामेंट को इनकी राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कहाँ से इनकी सैलरी जानी चाहिए? ये देखिए कि आप इसको नोट कर लीजिए इस बात को कि जो इनकी जजेस की जो सैलरीज होती है वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से जाती है, ठीक है? फिर अमेंडमेंट की पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट को उसका स्कोप क्या है, कहाँ तक पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, कहाँ तक नहीं, ठीक है? इंटरफेरेंस बाय द पार्लियामेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, क्या पार्लियामेंट जुडिशरी के फंक्शंस में इंटरफेरेंस कर सकती है या नहीं? कुछ ये ऐसे मैटर्स हैं जो आज भी कंट्रोवर्सी का विषय बने हुए हैं, जो अनडिसाइडेड हैं। तो यहाँ इसके साथ ही हमारा जो है ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, और जो क्वेश्चन है इसके टेक्सचुअल जो क्वेश्चन है वो मैं क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन-कौन से क्वेश्चंस आपने बुक में ही सॉल्व करने हैं, कौन से क्वेश्चंस आप अपने फेयर नोटबुक में सॉल्व करेंगे, और वो सारे क्वेश्चंस जो इंटरनल क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल दीज क्वेश्चंस यू विल हैव टू राइट इन योर notebook. So with this, thank you very much. Tomorrow we will start next chapter. Okay, thank you very much, beta.